हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेरी गुड और आप अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम हरियाणा जीके तो कवर कर ही रहे हैं, साथ ही हम आपके लिए इंडिया जीके की वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो आज हमारे इंडिया जीके की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होती है। उसके लिए हम आज अपनी पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम अराउंड 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन सभी सिलेक्टेड हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपको कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी इशू हो, कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लीज़ उनका भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपने आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये हमारी इंडिया जीके की जो सीरीज़ है उसका फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारी आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? 17 लाख वर्ग किलोमीटर, 15 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 25 लाख वर्ग किलोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है किसका, हड़प्पा कालीन सभ्यता का क्षेत्रफल है। देखिए, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसका जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, और अगर बात करें किसकी हम लंबाई की, हम जैसे कि हमारी डायरेक्शन है, एक सेकेंड। ठीक है, तो जो ये जैसी ये हमारी डायरेक्शन है, इसमें क्या है, अगर हम नॉर्थ से साउथ तक देखते हैं जो हड़प्पा संस्कृति की लंबाई है सभ्यता की, तो वो कितनी है आपकी, 14 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं तो ये कितनी है, 1600। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, आपसे इसका पूरा क्षेत्रफल ना पूछकर आपसे इस तरीके से मतलब डायरेक्शन के हिसाब से आपको किलोमीटर में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से इसका आंसर याद रखना है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के दौरान तौल की जो इकाई है वो कौन सी थी, मतलब तौल की जो इकाई है वो किस माप में थी? ठीक है, 8 के अनुपात में, 2 के अनुपात में, 16 के अनुपात में या फिर 4 के अनुपात में। तो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के दौरान तौल की इकाई का जो माप था वो था आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 16 के रेशो में था। ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के दौरान व्यापार में सुगमता लाने के लिए तौल की इकाई को निर्धारित किया गया था, और तौल की इकाई का रेशो क्या था आपका, 16 के रेशो में था। ठीक है, 16 के रेशो में था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में गांधार की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला, विराटनगर या फिर मथुरा। अगर आंसर जानते हो तो आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। महाजनपद काल में गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। तक्षशिला क्या है, शिक्षा क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध स्थल था, ऐसी जगह जो एजुकेशनल पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट थी। वर्तमान में जो गांधार है वो आज का जो आपका अफ़गानिस्तान है। ठीक है, अफ़गानिस्तान जो है उसका ये पूर्वी भाग है जो तक्षशिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य उपदेश दिए थे? 4, 8, 6 या फिर 3। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 4 टाइप के क्या है, इन्होंने आर्य सत्य उपदेश दिए थे। और अगर इसको हम डिस्कस करें तो देखिए, जो दुख, फर्स्ट था आपका दुख, जीवन दुखों से परिपूर्ण है। ठीक है, ये उनका फर्स्ट था। दूसरा था दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख का मूल कारण क्या है, अविद्या है। ठीक है, दुख थर्ड है आपका दुख निरोध, ये परम सत्य थे उनके, आर्य सत्य जिनको कहा जाता है। दुख निरोध मतलब दुख का अंत संभव है। और फोर्थ है आपका दुख निरोध गामिनी। राइटिंग पे मत जाइएगा,
यहाँ पर लिखते हुए थोड़ा बैलेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ठीक है। ये फोर्थ था। दुख के कारण को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जो इनके अष्टांगिक मार्ग जो इन्होंने बताया था कि इन सब से छुटकारा पाने का या दुख को ख़त्म करने का वही एक रास्ता है, ठीक है। तो उन्होंने आर्य सत्य उपदेश दिए थे 4, ठीक है। नेक्स्ट है कुंडग्राम नामक स्थान भगवान महावीर से रिलेटेड है, कैसे, मतलब क्या हुआ था, क्या मतलब किस लिए वो इनसे रिलेटेड है। यह उनका जन्म स्थान है, यहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, यह यहाँ उनका निधन हुआ था, या फिर उन्हें यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये उनका जन्म स्थान है। कौन सा? कुंडलग्राम, महावीर के जन्म से संबंधित है। महावीर जी का जन्म अगर देखें तो इनका जन्म जो है वो हुआ था आपका 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ था? वैशाली के पास। ये जो कुंडलग्राम है ये कहाँ पर है? वैशाली के पास है, वहीं पर हुआ था। भगवान महावीर के बचपन का अगर नाम पूछे क्वेश्चन में आपसे तो वो होगा वर्धमान, ठीक है। और अगर इनको ज्ञान प्राप्त की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? जरम्बिक, इस जगह पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनका निधन अगर पूछे, क्योंकि इसमें तीनों चारों पॉइंट पूछे गए तो हमें तीनों चारों पता होना चाहिए। तो जो इनका निधन हुआ था वो हुआ था इनका पावापुरी के मल में, ठीक है। पावापुरी के मल में पावापुरी में हुआ था बस, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हर्ष चरित्र, यहाँ पर हर्ष है ये, ठीक है। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। सूरदास, अनंतराम शर्मा, बलुक शर्मा या फिर बाणभट्ट। तो सभी को पता है हर्ष चरित्र किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। हर्ष चरित्र में क्या लिखा था इन्होंने? बाणभट्ट ने। इसमें सभी जो हर्ष से रिलेटेड चीज़ें थी, बातें थी, वो सब इन्होंने इसमें लिखी थी, ठीक है। और जो ये बाणभट्ट था ये कौन था? ये 7वीं शताब्दी का कवि था, ठीक है, लेखक भी था, एक कवि भी था। इसके 2 प्रमुख ग्रंथ भी हुए हैं। कौन से? एक तो हर्षचरित ही हो गया, ठीक है, एक तो हर्षचरित है। एक सेकंड रुको, हर्षचरित्र हो गया और एक दूसरा था कादम्बरी। अरे यार, कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी, अब सही लिखा जा रहा है। कादम्बरी और ये हर्षचरित दोनों ही किसने लिखे थे? बाणभट्ट ने लिखे थे। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था जो फर्स्ट टाइम लिखा था किसी ने, ठीक है, ये फर्स्ट उपन्यास था। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला उपन्यास बताइए जो लिखा गया था, या तो आपसे राइटर पूछ लेगा या फिर आपसे उपन्यास का नाम पूछ लेगा, तो वो कौन सा है? कादम्बरी है, ठीक है। और हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक रत्ना। अब देखिए ये सब तो हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। लेकिन आपसे ऑप्शन में अगर आपसे कई बार बाणभट्ट का नाम दे दे और उनकी आपसे रचनाएं पूछ लें, और हर्षचरित भी आपको ऑप्शन में दे दिया, कादम्बरी भी दे दिया और आपको रत्नावली भी दे दिया, ठीक है, रत्नावली दे दिया, या आपको सिर्फ हर्षचरित्र दिया है, कादम्बरी नहीं दिया, रत्नावली दे दिया और साथ ही आपको प्रियदर्शनी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये काम इनके नहीं हैं, ये सब किसने लिखे हैं? ये हर्षवर्धन ने लिखे हैं। कौन से? रत्नावली, प्रियदर्शनी और एक लिखा था उन्होंने नागानंद। ये सब किसके रचनाएं हैं? ये सब हर्ष के हैं, हर्षवर्धन की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थान कौन सा है? पाषाणकालीन स्थान, ठीक है, इस काल का कौन सा पहला स्थान है जो पाया गया? सोहन नदी बेसिन, कठेवार गुजरात, अजमेर राजस्थान, तिरुनेलवेली तमिलनाडु, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सोहन बेसिन, ठीक है। सोहन नदी बेसिन जो है ये पहला पाषाणकालीन स्थान है। नेक्स्ट है, सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े की अस्थियां व पत्थर से ढकी हुई कब्र कहाँ से मिली हैं? धोलावीरा में, बालाकोट में,
सूरकोटड़ा में या फिर चनहूदड़ो में? राइट आंसर इज सूरकोटड़ा। ठीक है, सूरकोटड़ा में क्या है, घोड़े की अस्थियां और पत्थर से ढकी हुई कब्र मिली है। और अगर पूछे कि सूरकोटड़ा कहाँ पर है, तो ये है आपका गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? 3 का पता था लेकिन 1 का नहीं पता ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो वो लोहे से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, सीसा से परिचित थे, लेकिन सोना से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये लोग सोना को नहीं जानते थे, मतलब जो सोना गोल्ड जो धातु है उसको ये नहीं जानते थे। और जब भी खुदाई के टाइम पे जो भी साक्ष्य मिले हैं उनके अकॉर्डिंग जो सोना है वो कर्नाटक से, ठीक है, सोना जो है कर्नाटक से, तांबा जो है राजस्थान से, शीशा भी राजस्थान से, ठीक है, और अफ़गानिस्तान से, कई जगह से पाए गए हैं इनके साक्ष्य। लेकिन जो है लोहे के बारे में कोई, एक सेकंड, सॉरी ये यहाँ पर गलत हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया मुझे। फिर से इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इन्होंने पूछा है कि किससे परिचित नहीं थे। ठीक है, देखिए वो लोहे से परिचित थे नहीं थे, सोना से परिचित थे, तांबा से थे, सीसा थे, क्योंकि इन तीनों के साक्ष्य मिले हैं। कैसे? जो सोना है उसके साक्ष्य मिले हैं कर्नाटक से, तांबा के साक्ष्य मिले हैं राजस्थान से, और शीशा के जो है साक्ष्य मिले हैं वो भी राजस्थान से। ठीक है, और अफ़गानिस्तान से भी मिले हैं। लेकिन जो लोहे हैं इसके बारे में कोई साक्ष्य हमें कहीं से नहीं मिला है। इट मीन्स कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग थे वो लोहा से परिचित ही नहीं थे, मतलब वो लोहे को जानते ही नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए ठीक रहेगा। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है? श्रुत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र या फिर शुल्भ सूत्र? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, श्रुत सूत्र। ठीक है, जो श्रुत सूत्र है ये अग्नि, सोम और पशु के महान बलिदानों के स्थानों से संबंधित है। इसी में ही क्या है, बड़े बलिदानों के नियमों के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य वंश के अंतिम शासक ग्रहव्रत की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ये ग्रहव्रत नहीं है, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ ये है इनका नाम। तो इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग, उदयन, अजातशत्रु। तो आपका आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की जो है हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कौन थे ये कौन थे? ये इनके ही सेनापति थे। ठीक है, इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद ही इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, पुष्यमित्र ने क्या है शुंग वंश की फिर नींव रखी। ये क्या था, एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। ठीक है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था, कट्टर ब्राह्मणवादी था। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य को राज कार्य की शिक्षा किसने दी थी? ऑप्शंस हैं मेगास्थनीज ने, पुष्यगुप्त ने, विष्णुगुप्त ने या फिर सेल्यूकस ने। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था वो। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ये पहले क्या थे, शासक थे। और ये कब शासक बना था? 322 ईसा पूर्व में मगध का ये शासक बना पहले। उसे राजकार्य की शिक्षा किसने दी थी? विष्णुगुप्त ने दी थी। आंसर इसका सी रहेगा। विष्णुगुप्त को क्या है, कौटिल्य भी कहा जाता है। इनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, वो है कौटिल्य। ठीक है, वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। कौन? विष्णुगुप्त आचार्य थे किसके? तक्षशिला विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शंस हैं अशोक, सुषेण, बिंदुसार या फिर बृहद्रथ।
तो जो गद्दी पर बैठा था वो था ऑप्शन सी बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद ये बिंदुसार कौन था? इनका ही बेटा था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और ये क्या है? गद्दी पर बैठा। ये क्या है? मगध का शासक बना। इसे क्या है? अमित्रघात। ठीक है, अमित्रघात की क्या है? उपाधि भी दी गई थी। अमित्रघात का क्या मतलब होता है? जो शत्रुओं का नाश करता है। इसने राजगृह को मगध की राजधानी भी बनाया था। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, बिंदुसार। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी कि धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? सांची में, गया में, सारनाथ में या फिर लुम्बिनी में? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सारनाथ में। सारनाथ भारत के ऐतिहासिक विरासत में बुद्ध ने अपना क्या है? पहला धर्मोपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। इस जगह को जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी महत्व दिया गया है। किसको? सारनाथ जगह को। ठीक है, ग्रंथों में इसे सिंहपुर भी कहा गया है, सिंहपुर सारनाथ को। ठीक है, नेक्स्ट है, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? ये लुम्बिनी स्थान है एक, आपको बताना है कि किस तरीके से रिलेटेड है, किन से? महात्मा बुद्ध से। ऑप्शंस हैं, यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, जन्म हुआ, या उन्होंने गृह त्याग किया, या फिर प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो ये लुम्बिनी में क्या है? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और अगर आपसे पूछ ले कि कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? नेपाल में जो है कपिलवस्तु स्थान पर लुम्बिनी जगह पर हुआ था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? अगर इनके पिता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो ये था शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन इनका नाम था। और माता का नाम क्या था? महामाया। पॉइंट याद रखने हैं सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अजातशत्रु या फिर महापद्मनंद? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, जो अजातशत्रु हैं ये कौन थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु जिनको अभी हमने नाम दिया था, वो किनको नाम दिया गया था? हमने अभी पीछे डिस्कस किया है। इस तरीके से कनेक्ट करते हुए भी क्वेश्चन डाले गए हैं, ताकि आपको पिछला क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज हो सके। ठीक है, तो देखिए, जो महात्मा बुद्ध हैं हर्यक वंश के शासकों जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन, जो भी हर्यक वंश के शासक रहे हैं, इनके समकालीन थे। अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कब? 483। ये आपसे बहुत बार पूछी जाएगी क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में, ईसा पूर्व में। ठीक है, और कब, कहाँ हुई थी ये? राजगृह में। जगह भी पूछ ले जाती है कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। डेट पूछ ली जाए तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा था? इससे रिलेटेड मतलब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया था, सीधे सीधे राइटर पूछ लिया था, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके दे दी गई है। ऑप्शन है, कादम्बरी में, हर्ष चरित्र में, नागानंद में या फिर रत्नावली में? तो जो कवि बाणभट्ट है, इन्होंने सम्राट हर्ष का जो पूरा जीवन चित्रण किया था वो किस में किया था? हर्ष चरित्र में किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विजयनगर शहर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? किसने विजयनगर शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन हैं, कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर राय तथा बुक्का ने, या फिर सदाशिवराव राय ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, हरिहर राय तथा बुक्का ने विजयनगर शहर की स्थापना की थी। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के, तुंगभद्रा ये नदी है, इस नदी के दक्षिण तट पर स्थित अणगोड़ी के आमने सामने 2 नगर बसाए थे। कौन कौन से थे? एक तो था विजयनगर और एक था विद्यानगर। ठीक है, और विजयनगर के सबसे महान और बड़े राजा कौन थे? वो कृष्णदेव राय थे, जो ऑप्शन में आपसे पूछा गया है। ठीक है,
ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिया गया है तो उसके बारे में है कि कृष्णदेव राय जो थे ये कौन थे, ये विजयनगर के सबसे बड़े महान शासक रहे हैं, राजा रहे हैं। नेक्स्ट है कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शंस है हुमायूं के, शाहजहाँ के, कुतुबुद्दीन ऐबक के या फिर मोहम्मद हुसैन के। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, इसको बनाने की शुरुआत तो की गई थी 1193 ईस्वी में। इसके बाद इल्तुतमिश के जो दामाद थे इन्होंने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, और जो फिरोज शाह तुगलक की बात करें, इन्होंने फिर 1368 में 5वीं तथा अंतिम मंजिल बनवाई थी। तो इस तरीके से इसका निर्माण जो है ऐसे थोड़े थोड़े टाइम मतलब ऐसे 3 तरीक़ों से हुआ था, 3 टाइम पर हुआ था। ठीक है, कुतुब मीनार को क्या है यूनेस्को के द्वारा, कुतुब मीनार को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित कर लिया गया। अगर बात करें कि कितना लंबा है तो 72.5 मीटर ये लंबा है, जिसके कारण ये इसको क्या है वर्ल्ड की सबसे बड़ी धरोहर है जो वो ईंटों से बनी हुई है, इसका दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है किसने इलाहाबाद शहर की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर शाहजहाँ ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अकबर ने। इलाहाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। और कब की थी ये भी पूछ लिया जा सकता है, तो 1574 में की थी। ठीक है, इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ ले तो वो क्या था, प्रयागराज, ये भी याद रखना है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयागराज जो स्थल है इसको पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित माना गया है। ठीक है, यह सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है। तो इसका आंसर राइट आपका अकबर रहेगा। नेक्स्ट है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। राव तुलाराम, हेमचंद्र, हर्षवर्धन। ऑप्शंस आगे देखते हैं, मोहन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है ये कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो हिंदू सम्राट था जो लास्ट था वो कौन था। ऑप्शन बी राइट रहेगा, हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और ये इन्होंने जीत भी हासिल की। इससे जो है इनकी जो गिनती है वो भारत के श्रेष्ठ वीरों में होने लगी थी। उससे उनके मन में अपना स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित करने की प्रबल इच्छा भी उत्पन्न हुई। तो लास्ट जो हिंदू राजा थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे वो कौन थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य। नेक्स्ट है बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में प्राप्त की थी। घाघरा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, खानवा के युद्ध में या फिर पानीपत के युद्ध में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, खानवा के युद्ध में। और ये जो खानवा का युद्ध है ये कब हुआ था, 17 मार्च 1527 में। ठीक है, देखो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। तो उससे आप ऐसे ही रिलेट करके याद कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, खानवा का युद्ध हो गया। ठीक है, तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, और ये बाबर ने राणा सांगा को इसमें पराजित कर दिया था। यानी कि बाबर के बीच हुआ था और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें जीत किसकी हुई, बाबर की जीत हुई। और इस युद्ध में जिहाद का नारा भी दिया गया था। युद्ध के बाद गाजी की उपाधि इसी युद्ध के दौरान इन्होंने धारण की थी बाबर ने। ठीक है, और अब देखिए जो पानीपत का युद्ध है इसमें भी बाबर थे, जो पहला युद्ध था इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। और ये कब हुआ था, 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। इसमें भी बाबर की जीत हुई, इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। फिर चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध जो था ये भी बाबर के बीच में और मेदनी राय के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। और घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफ़गानों को हराया। ठीक है, इसमें भी क्या है, बाबर की जीत। तो चारों युद्ध जो हैं इसमें बाबर की जीत हुई। लेकिन हमसे पूछा गया कि उन्होंने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद हासिल की थी, तो वो की थी उन्होंने खानवा के युद्ध में। ठीक है, जो कि 1527 में हुआ था। नेक्स्ट है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। शाह आलम को, मोहम्मद शाह को, बहादुर शाह को या फिर जहांदार को। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी।
मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। देखिए जो रंगीला है इन्होंने 1719 से 1748 ईस्वी तक ये क्या थे, मुग़ल बादशाह थे। ये बड़े ही रंगीन से मतलब नेचर के मिजाज के थे। इनको नाच गाने का बड़ा शौक़ था। इन्होंने 30 साल के शासन में मोहम्मद शाह ने खुद कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है। इन्होंने मतलब अब इतना मोजीन टाइप का इंसान है कि वो युद्ध पे ही नहीं जाता था। बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो महिलाओं के कपड़े पहन कर नाचते थे, मतलब इनको इतना ऊट पटांग शौक़ था, ठीक है। तो जो राइट आंसर था इसका और मोहम्मद शाह था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसको बताया? राणा सांगा को, कृष्णदेवराय को, उपरोक्त दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका रहेगा आपका ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय, ठीक है। कृष्णदेवराय को इन्होंने सबसे शक्तिशाली राजा माना। और जो कृष्णदेवराय थे ये कौन थे? पहले ही मैंने बताया, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। इनका जो राज्य है वर्तमान में तमिलनाडु, ठीक है, केरला, ओडिशा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत का सबसे पावरफुल राजा बताया और इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि थे जो कि देवराव के दरबार में थे, जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन थे? जो 8 प्रसिद्ध कवि थे तेलुगु भाषा के। स्वयं कृष्णदेवराय जो थे ये भी क्या है, आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे, ठीक है। तो इस वजह से ही बाबर इनको पावरफुल राजा मानता था। नेक्स्ट है, रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? मतलब रायगढ़ किला किससे रिलेटेड है? अकबर से, शिवाजी से, मोहम्मद तुगलक से, या फिर राणा प्रताप से। सो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, शिवाजी, ठीक है। शिवाजी से। रायगढ़ का जो किला है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के रायगढ़ में है और क्या है, महाड़ में पहाड़ी पर स्थित है एक। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था, इसलिए ये इनसे रिलेटेड है, ठीक है। और कब इन्होंने फिर इसको अपनी राजधानी भी बनाया? 1674 में। रायगढ़ जो है पश्चिम भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। यह मुंबई के ठीक साउथ में है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, शिवाजी रहेगा। नेक्स्ट है, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध करना शुरू किया? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, या फिर गुरु अर्जुन देव। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। जो बंदा बहादुर था इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर ही संन्यास को छोड़ दिया और युद्ध करने शुरू कर दिए। इन्होंने सेनापति के खंडा में मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया। ये सोनीपत में, ठीक है, सोनीपत में किया था। इन्होंने सोनीपत के खंडा में मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया। ये 10वें और अंतिम सिख गुरु थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो थे। इनके 4 पुत्रों की मृत्यु इनके ही जीवन काल के दौरान हो गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर का निर्माण कब हुआ था? यानी इनको निर्माण की प्राप्ति कब हुई थी ये बताना है। तो ऑप्शन है 599, 748 या फिर 527। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी ही रहेगा। 527 ईसा पूर्व में जो है इनको निर्माण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सभी को पता होगा, गंगा, ताप्ती, कावेरी या फिर यमुना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यमुना, ठीक है। ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगर बात करें इसका निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था शाहजहाँ ने। यह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। कौन थी इनकी? बेगम मुमताज़, ठीक है। इनके याद में ही इन्होंने इसका निर्माण करवाया था और ये एक विश्व धरोहर भी है आज के टाइम में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, यमुना नदी। नेक्स्ट है, कथक किस कथक किसकी नृत्य विद्या है, ठीक है। मतलब पूछा गया है कि आपको किस एरिया में जो है या किस जगह पर इसको ये वहाँ के लिए मेन एक फोक डांस है, ये बोल सकते हो। केरल, उत्तर भारत, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु।
तो राइट आंसर इसका रहेगा आपका उत्तर भारत। ठीक है, कथक जो है ये उत्तर भारत की नृत्य विद्या है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये नाम भी आ सकता है क्वेश्चन में। कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। किसकी? उत्तर भारत की। राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये वहाँ की भी नृत्य शैली है। ये बहुत प्राचीन नृत्य शैली है, और क्योंकि भारत में भी कथक का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, किस एक तंत्रीय वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं? बांसुरी पर, सारंगी पर, बेंजो पर या फिर हारमोनियम पर? तो देखिए, आप सभी जानते ही हो कि जो सांगी हैं, जो लोक गायक हैं, वो किस पर गीत गाते हैं? तो वो गाते हैं सारंगी पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सारंगी क्या है? एक गायिका प्रधान भारतीय शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है। इसका जो प्राचीन नाम है, आपसे कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? सारिंदा। ठीक है, यह घुमक्कड़ जातियों का वाद्य यंत्र है। मतलब जो लोग ज़्यादा घूमते हैं इधर उधर, तो वो लोग जो लोक गान करते रहते हैं, तो वो लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज की हमारी जो वीडियो है यहीं ख़त्म होती है। हमारे जो क्वेश्चन थे वो 30 थे। हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो को देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, आज का ये हमारा सेशन अच्छा रहा। ये हमारी इंडिया जीके की फर्स्ट वीडियो थी। कल फिर हम आपके लिए एक हरियाणा जीके और एक इंडिया जीके दोनों वीडियो ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।